हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ मार्केटिंग। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने जाऊंगा बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। नॉर्मली मैंने यहाँ पर 8 स्टेप्स मेंशन करने थे, बट मैंने ओवरऑल 9 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए। क्यों मैंने मेंशन किए, इसके पीछे एक मैं रीज़न बताता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो मेरे को डाउट पूछते हैं बहुत बार, तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्रेम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल में थर्ड स्टेप क्या है, उस पर्टिकुलर मॉडल में फोर्थ स्टेप क्या है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर कोई मॉडल डिफाइन होता है, अलग अलग ऑथर्स उस मॉडल को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। देयर इज नॉट अ नेसेसिटी कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या पर्टिकुलर टर्म को उस पर्टिकुलर स्टेप में ही रिप्रेजेंट किया जाए। समझ में आया? सो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर। और कभी भी कोई एक ऑथर को कंसिडर करके हम चीज़ों को डिफाइन नहीं करते। सो दैट्स वाई ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले तो आप लोग पूछना बंद कीजिए। और जो ये क्वेश्चंस दे रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम। आप उनसे पूछे कि भाई कौन से बुक से उठाया है, कौन से ऑथर फॉलो कर रहे हो, बता देंगे वो। ठीक है, नहीं बताते हैं तो फिर आप उनकी इंटेंशन आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने जाऊंगा, सारे स्टेप्स में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस मिशन डिफाइन करना था, ये पहले ही मैं सब कुछ बता चुका हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। फिर आपने क्या किया, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया। देखो, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ही तो क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस इसको क्यों बोला गया वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चूजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को क्या करोगे, फिर चूज करोगे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। फिर डेवलप करोगे, फिर प्रिपेयर करोगे अकॉर्डिंगली द प्रोग्राम्स विच यू नीड टू इम्प्लीमेंट। देन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर अपने फीडबैक्स को गैदर करोगे, एंड अगेन आप उसको कंट्रोल एंड इनहांस करोगे। राइट और रॉन्ग? तो ये चीज है। तो देखो, ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू आप बड़े इजीली चीजों को क्या कर लोगे, समझ लोगे। ओके, सो मेरा टारगेट यही है कि देखो बहुत इजीली आप चीजों को समझ लो। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को ध्यान रखिए, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग बोलते हैं। लास्टली मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं नॉर्मल सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई आज अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज DFCCIL को लेकर आई है। क्यों लेकर आई है? बिकॉज उसको पता है कि वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द फ्राइट बिजनेस। ओके, और इन द फ्राइट पोर्शंस। देन ओनली बाहर से कंपनीज क्या करेंगी, हमारे वहाँ इन्वेस्ट करेंगी। अदरवाइज इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो क्या है, कन्वेंस की इतनी इशू है, हम अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दैट्स वाई बहुत सारी कंपनियां तो इस वजह से भी क्या करती हैं, इन्वेस्ट नहीं करती। सो दैट्स वाई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है किसके पास, DFCCIL के पास। ये बताने के लिए कि भाई आपकी जो नीड है उसका एरिया कितना है, या फिर आपके नीड के हिसाब से हमारे पास क्या है, सर्विस है। Okay, so it can be a potential interest also, it can be the area of the buyer need also. So simply उस चीज को डिफाइन करना है so that the company can perform profitably. अपॉर्चुनिटी ऐसे डिफाइन किया जाता है जब आपको कहीं प्रॉफिट दिखता है। आपको अगर आप कभी किसी को जाके बोलते हो कि भाई ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, आप क्या बताना चाहते हो कि यू कैन गेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट। जहां पर आपको घाटा होने वाला है, आप कभी बोलोगे क्या कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है? ये चीज ध्यान रखना, प्रॉफिटेबिलिटी को भूलना मत। इट इज डिफाइंड थ्रू द कंडक्टिंग ऑफ द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस से ये सारी चीजें क्या होती है, डिफाइंड होती है। जब आप अपने इन्वायरमेंट को प्रॉपरली स्टडी करते हो, तब जाकर आप अपने अपॉर्चुनिटीज को क्या करते हो, डिफाइन करते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है सर, देखो सिंपली वही सारी बात है कि आप क्या करोगे, उसके अट्रैक्टिवनेस, उसके सक्सेस प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे कि भाई कितना सक्सेस होने का चांस है, अट्रैक्टिवनेस किस लेवल पर रहेगा। एंड इसी से दो चीजें डिफाइन की जाती हैं, कौन कौन सी, हाई और लो इन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये चीज अब ये क्यों डिफाइन किया गया, ये डिफाइन किया गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस होती है, ये डिफाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये DFCCIL के लिए, बट क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ तो मुझे बताना है। ठीक है, वैसे इस चीज की नीड नहीं थी, बट फिर भी समझने में काफी काम आएगा। सो आपके अपॉर्चुनिटीज को किसमें हमने डिफाइन कर दिया कि भाई उसकी अपॉर्चुनिटी, सॉरी, हमने पूरे एनालिसिस को किस में डिफाइन कर दिया, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स में। और इससे निकला हमारा 4
डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया। सो एन आइडियल बिजनेस, देखो आइडियल बिजनेस तो वैसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि देर आर मेनी वेरियस फैक्टर्स विच विल बी अफेक्टिंग योर बिजनेस टाइम टू टाइम। समझ में आया? सो दैट्स वाई आइडियल बिजनेस वैसे तो कुछ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब कोई चीज़ आइडियल कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात कि आपके पास अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी हो और आपके पास थ्रेट भी सबसे कम हो। दैट इज ओनली व्हाट एन आइडियल बिजनेस। सो इसको डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। अब स्पेक्यूलेटिव का देखो कहने का मतलब मैं ओवरऑल तुम्हें बताता हूँ, जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी कोई एक नया बिजनेस खड़ा हो रहा है, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो भाई आपके पास रिस्क है। आप जो पैसा लगा रहे हो दैट इज फुल्ली फुल ऑफ रिस्क, क्योंकि उस बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस होने में समय नहीं लगेगा। इट इज ऑन अ वेरी रिस्की सिचुएशन। सो जो भी बिजनेस कुछ ऐसे सिचुएशन में होता है, इसको आप क्या बोलते हो, स्पेक्यूलेटिव। जनरली नए फॉर्म्स, अब जब देखो नए फॉर्म्स होते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है भाई, लेकिन थ्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पूछा जाए कि भाई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कैसी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होती है, सो एमसीक्यूज में बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाई अपॉर्चुनिटी एंड हाई थ्रेट। बाद में बात करते हैं मैच्योर बिजनेस की। मैच्योर बिजनेस में क्या होता है, देखो वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा है, वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से आपके साथ क्या है, बना हुआ है। एंड दैट्स वाई जब वो मैच्योर हो जाता है, सो सैचुरेशन आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। मैंने सीआरएम में आपको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की मैंने आपको स्टडी केस स्टडीज फुल्ली डिफाइन किया था, दैट रिगार्डिंग कि वो फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज या फिर कनाडा ये सब रीजन में उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, एंड इंडिया और चाइना में उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सो मैंने वहां पर मैच्योर मार्केट भी डिफाइन किया था, मैंने वहां पे इमर्जिंग मार्केट भी क्या किया था, डिफाइन किया था। कहाँ पर? सीआरएम में। सो दैट्स वाई द मैच्योर मार्केट विल बी नोन एज, सिंपली आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, काफी कम रहेगी। एंड टॉकिंग अबाउट द थ्रेट, थ्रेट भी काफी कम रहेगा। दैट इज ओनली नोन एज द मैच्योर बिजनेस। नेक्स्ट बात करता हूँ ट्रबल्ड बिजनेस। ट्रबल्ड बिजनेस में क्या होगा, एक तो अपॉर्चुनिटी भी कम, रेस्ट द थ्रेट भी क्या होगा आपके पास, काफी ज़्यादा होगा। लास्टली पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज, नॉर्मली 3 पॉइंट्स एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजी होती है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें कौन कौन से 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। तो इस चीज़ पे आप स्पेशली क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लास्टली मैं बात करता हूँ रिगार्डिंग द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जैसा मैं बेसिकली ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जब आप स्कैन करोगे, वेदर इट इज इंटरनल और वेदर इट इज एक्सटर्नल, सो इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, द इम्पॉर्टेंट इज कि जब आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को स्टडी करते हो और जब आप इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करते हो, तो आप दो चीज़ों में क्लासिफाई करते हो। आपकी जो भी इंटरनल सिचुएशंस होगी, आप दो चीज़ों में डिफाइन करोगे, दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। मैंने क्या वर्ड यूज किया, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस। आप अपने अंदर की चीज को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। दैट्स वाई द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म्स, यहाँ पे दो ही चीजें क्लासिफाई होती हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ का एस ले लो, वीकनेस का डब्ल्यू ले लो। और जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करते हो, क्लासिफाई करने जाते हो, जब आप सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हो, तो दो चीजें आपको दिखती है। बाहर में आपको क्या दिखेगा, एक तो अपॉर्चुनिटी और बाहरी दुनिया से थ्रेट। समझ में आया? सो ये चार चीज आप प्रॉपरली क्या करते हो, एनालाइज करते हो, एंड कंबाइंडली जब आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंबाइंडली क्या करते हो, एनालाइज करना स्टार्ट करते हो, दैट इज नोन एज स्वॉट एनालिसिस। सो क्वेश्चंस ट्रिकी वे में कैसे पूछा जा सकता है कि भाई इंटरनल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं और एक्सटर्नल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बहुत लोग तो डायरेक्टली बता देते हैं, बट यहाँ पे मैंने नॉर्मली सब कुछ क्लासिफाई कर दिया। आप देखो यहाँ पर सारे चैलेंजेस और ये सब सारा कुछ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं, नॉर्मली देख लेना। उसके बाद मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, जो एक्सटर्नल फैक्टर से जनरली डील करते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में आप बताओगे, अब सर मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है, देखो पहले डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में सीआरएम में भी। डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक कहने का मतलब व्हाट इज हिज एज, वो मेल है, फीमेल है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पर्सनल जाके आप क्या कर सकते हो, या फिर उसका कलर क्या है, उसके हिसाब से भाई वो कौन सा
मेकअप यूज करता है एंड ऑल, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेंड्स ऑल्सो। सोशल ट्रेंड्स कहने का मतलब कि भाई कोई अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, देयर कैन बी ए वेरियस सोशल ट्रेंड्स ऑल्सो। सो ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, डेमोग्राफिक एंड सोशल ट्रेंड्स में। लास्टली मैं बात करता हूँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रिगार्डिंग द अवेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड द लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन। ये सारी चीजें भी देखो नॉर्मली जैसे ये पॉइंट्स उठाया गया है तो आप समझ में आ जाएगा आपको वेरी इजीली कि भाई ये क्या एग्जैक्टली चीजें हैं। लास्टली बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल की, भाई आप किस रेंज और किस रेट से क्या कर रहे हो, आप अपने टेक्नोलॉजीज जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उसको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। बिकॉज मैंने आपको पहले नोकिया का भी क्या बताया था, एक स्टडी केस बताया था, वहां पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही क्या किया था, उस पूरी कंपनी को डुबा के रख दिया था भारत में। सो दैट्स वाई आप अपने प्रोडक्ट्स को टेक्नोलॉजिकल वे में कितना फास्ट चेंज करने पे क्या हो, लायबल हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर। एंड लास्टली द पॉलिटिकल प्रेशर्स, बहुत सारे तरीके होते हैं यार, अगर आप क्या है आप किसी गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर रेगुलेट होते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सेबी, आरबीआई, ये अपने जैसा कि मैंने इकोनॉमिक्स में भी बताया था, बहुत सारे क्या होते हैं, मार्केटिंग टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे आरबीआई टूल्स भी होते हैं जो कि किए जाते हैं मार्केट से पैसा डालने या निकालने के लिए। सो भाई ये सब सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाती हैं, ऑफ कोर्स माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर से डील करती हैं, एंड दैट टू इट इज इंक्लूडेड इनसाइड द पॉलिटिकल थिंग्स। यस और नो, सो ये सारी चीजें हैं। सो ओवरऑल हमें क्या करना है, हमको पता है हमारे पास हमारी इंटरनल चीजें क्या होंगी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो हमें करना क्या है, we have to build on strengths, we have to exploit the opportunities, we have to resolve our weakness and we have to avoid the threats। ये चीज ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट आएगा। लास्टली मैं बात करता हूँ मार्केटर्स के बारे में। अब मार्केटर्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को टेक्निकली समझते हैं। अब टेक्निकली समझने के टर्म्स में होता क्या है कि भाई एक नॉर्मल पोटेंशियल थ्रेट्स को भी एनालाइज करते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज को भी क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज को देखो माइक्रोवेव में तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। माइक्रो कहने का मतलब कि भाई थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस करके आप चीजों को क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। तो तीन चीजें निकल कर आती हैं किसमें, अपॉर्चुनिटीज में। अपॉर्चुनिटीज ध्यान रखिएगा तीन इंपॉर्टेंट है ये, ट्रेंड्स, मेगा ट्रेंड्स एंड फैड्स। ठीक है, ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट हैव सम मोमेंटम एंड ड्यूरेबिलिटी, जो बहुत टाइम से क्या आता जा रहा है, एक ट्रेंड चला आता जा रहा है। ठीक है, तो एक तो वो हो गया ये अपॉर्चुनिटी। दूसरा होता है मेगा ट्रेंड्स। एक होता है मेजर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस, दैट इज नोन एज मेगा ट्रेंड्स। कहने का मतलब आज हमेशा आप देखते हो जैसे ही यूएस में इलेक्शन होते हैं, बहुत सारा एक मतलब एक फिक्स काम है कि भाई स्टॉक मार्केट क्या करेगा, क्रैश करेगा, दैट इज नोन एज मेगा ट्रेंड्स, एंड उसको वापस से उठने में काफी समय लग जाता है। ठीक है, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड्स क्या है, बहुत नॉर्मल है, लाइक आपको पता है सीजनल, इस सीजन में ऐसा होगा, अगले साल भी उस सीजन में वैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, अगेन आप थर्ड ईयर में जाओगे, अगेन उस सीजन में आपको वही चीज देखने को मिलेगा। सो दैट इज टोटली रिवाइव्ड विद इन द सीजन। बट मेगा ट्रेंड्स जब आएंगे तो जितने भी सोशल, मेजर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, अगर उनका इन्फ्लुएंस बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है, सो दैट इज नोन एज द मेगा ट्रेंड्स। और तीसरे होते हैं फैड्स। फैड्स काफी अनप्रिडिक्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी सोशल या पॉलिटिकल कंसिक्वेंस नहीं होता। पोकेमोन गो करके एक गेम आया था, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फैड। बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, बहुत लोगों ने उसको प्ले किया, बट काफी अनप्रिडिक्टेबल था, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था वो। सो दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड इन द फैड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। अब ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो नॉर्मली बहुत लोग आप में से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते होंगे। अब आप जब अपने पोर्टफोलियो में जाकर चेक करते हैं अपने डीमैट अकाउंट के, तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि आपने कितने अलग अलग तरीके के स्टॉक्स में क्या कर रखा है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, एंड आप कंटिन्यूसली उस पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल स्टॉक्स को क्या करते हो, मॉनिटर करते हो। आप देखते हो कि हाँ भाई ये कंपनी क्या कर रही है, आज राइज की है, वो कंपनी आज इसने क्या किया, आज डाउन गई, आगे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, या पिछले एक महीने में क्या इन्फ्लुएंस दिखा है। सो आप अलग अलग कंपनीज को आपने एनालाइज करा। वैसे ही क्या होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो भी होता है। बिजनेस पोर्टफोलियो, एक बिजनेस जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट से डील कर रहा हो या एक ही डिपार्टमेंट से डील कर रहा हो। सो दैट्स वाई जब आप क्या करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट को या अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्रीज को एक कॉमन कॉर्पोरेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर देखना स्टार्ट करोगे, सो
दैट इज नोन एज द पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, अगर आप सबको कंबाइंडली क्या करते हो, स्टडी करना स्टार्ट करते हो विद इन अ सिंगल फ्रेम, विद इन अ कॉमन कॉर्पोरेट ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज द बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस। और देखना, हर एक बिजनेस हर एक साल अपना पोर्टफोलियो निकालती है, जहां पे उसके हर एक प्रोडक्ट्स के कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए, कितना सेल हुआ, सब कुछ मेंशन करते हैं। सो दैट इज ओनली नोन एज द पोर्टफोलियो। बहुत बार आप कभी जॉब्स ये सब के लिए भी जाते हो ना, तो हमेशा आपको बोलते हैं, कभी कभी सीवी नहीं बोलते, रिज्यूम नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपना पोर्टफोलियो दो। पोर्टफोलियो काफी लाइक वो चाहते हैं कि भाई आप अपने अलग अलग रूप दिखाओ वहां पर। ठीक है, वो आपके अलग अलग नेचर्स को जज करना चाहते हैं, आपके अलग अलग सिचुएशंस को जज करना चाहते हैं जो कि आपने हैंडल किए हैं। सो दैट इज द पोर्टफोलियो। ओके, सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। द फोकस इज नॉट ओनली ऑन द फ्यूचर, द फोकस इज ऑल्सो ऑन द प्रेजेंट। आप करंट भी देखते हो, अगर आप आज किसी ऐप में जाकर या फिर जो भी डीमैट अकाउंट है, जिस भी ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो, आप आज करंट भी तो देखते हो एनालिसिस, जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है आप करंट भी चीज़ों को चेक करते हो, और आप फ्यूचर की चीज़ों को भी क्या करते हो, चेक करते हो। सो द फोकस इज नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट, और द फोकस इज नॉट ओनली ऑन द फ्यूचर, the focus is on both the parts. So many different approaches are there which are involving different display matrices that have evolved over the years with the common objective of successful diversification. Diversification कहने का मतलब काफ़ी चीज़ें डिफरेंट करनी है आपको, या तो प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट कर दो, या अपने सर्विसेज बहुत डिफरेंट कर दो। समझ में आया? सो एक सक्सेसफुल डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा नहीं कि भाई आपने 4 चीज़ें लॉन्च कर ली और आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। समझ में आया? सो दैट शुड बी सक्सेसफुल। आप जब उनको एक साथ एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको रिसोर्सेज कहाँ पर ज़्यादा इम्प्लाई करने हैं। समझ में आया? सो एक तो चीज़ ये चीज़, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो पोर्टफोलियो एनालिसिस के। बीसीजी मैट्रिक्स बनाओगे तो बीसीजी मैट्रिक्स को क्या है कि भाई एक ही प्रोडक्ट को है, इस 3 प्रोडक्ट को 3 अलग अलग कंपनी का निकाल कर चेक कर लो। बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, आपके डीएक्ससीसीएल में नहीं आएगा। बट फिर भी मुझे इसको एक्सप्लेन करना था, क्योंकि देखो मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि भाई इसमें से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सेंटेंस के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने ऑप्शंस को बहुत इजीली एलिमिनेट कर दोगे। आपको भले ही कुछ नहीं आता होगा, बट यू विल बी वेरी इजीली एबल टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, एंड आप बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। सो ये एक टाइप का आप प्रॉफिट सेंटर समझ सकते हो। प्रॉफिट सेंटर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखो ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग को फोकस करेगा, आपके मार्केट सेगमेंट को फोकस करेगा कि भाई आप कैसा मार्केट टारगेट कर रहे हो, आपके कस्टमर्स कैसे हैं, हर चीज़ एनालाइज करेगा, और एक सिंगल डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। अपने जो भी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। सो दैट्स वाई एसबीयूज जब क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सो दे आर हैविंग अ डिस्क्रीट मार्केटिंग प्लान। एक ही नहीं होता, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान होते हैं, कंपटीशन का एनालिसिस होता है, मार्केटिंग कैंपेन्स किए जाते हैं उसके लिए, इवन सो दे मे बी अ पार्ट ऑफ लार्ज बिजनेस एंटिटी। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतना सारा कुछ हम कैसे पता लगाएंगे? इट इज थ्रू द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? देखो मार्केटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, सारे पीपल, इक्विपमेंट, प्रोसीजर, हर चीज को आप इस्तेमाल करोगे किस लिए? टू गैदर, टू सॉर्ट, टू एनालाइज और इवेल्युएट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। देखो कोई भी मैनेजर होता है, किसी भी बिजनेस की बात करता हूँ, ऑलवेज देयर आर मैनेजर्स, एंड उन मैनेजर्स के डिसीजन पे ही बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं दैट वेदर योर बिजनेस विल बी सक्सेसफुल और नॉट। बट वो मैनेजर प्रॉपर डिसीजन कब ले पाएगा? जब उसके पास इंफॉर्मेशन कट टू कट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो इन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यहीं पर हेल्प करता है। वो हेल्प करता है मैनेजर्स को स्ट्रेटेजाइज करने में थ्रू अ वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अब ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगे और ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ इंक्लूडेड होती है? देखो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होंगी? पीपल, इक्विपमेंट, प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या क्या करोगे? गैदर, सॉर्ट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आई थिंक इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। लास्टली मैं बात करना चाहता हूँ, एवरी फर्म
must organize a rich flow of information to its marketing managers. ये चीज तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। कॉम्पिटिटिव कंपनीज जो भी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, जो भी ये फुल एक होता है ना, मैनेजर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसी कॉम्पिटिटिव कंपनीज सबसे पहले तो उन मैनेजर्स के नीड्स को समझती हैं कि भाई उनको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड देन वो MIS सिस्टम उनके नीड के हिसाब से डिजाइन करती हैं। जैसे CRM कंपनी या बिजनेस के नीड के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनके बिजनेस के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर मार्केटिंग में MIS सिस्टम एग्जैक्टली मैनेजर्स के नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। सो अब एग्जैक्टली चीजों को कंबाइन कर सकते हो आप। ओके, to carry out their analysis, planning, implementation and control responsibilities, and marketing managers need information about the developments in the marketing environment. हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक मैनेजर को एनालाइज करना है, प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंट्रोल करना है, अपने मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करना चाहेंगे कि भाई उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए, उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी चाहिए। यस और नो? सो यहाँ पर रोल प्ले कौन करता है? MIS सिस्टम। So it is to access the manager's information needs, develop opportunities with the needed information, and distribute that information in a timely fashion. That is MIS system. The information is developed through internal companies, marketing intelligence activities, marketing research, and marketing decision support analysis. तो ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़िए एंड मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट के बारे में भी। मार्केटिंग रिसर्च तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं रिसर्च के, ठीक है, आपको अभी आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी बात करते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बारे में। देखो यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। ये देखो मार्केटिंग मैनेजर्स का काम है एनालाइज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। ये MIS सिस्टम है, ये सारा कुछ MIS सिस्टम है। और ये MIS सिस्टम कहाँ से देखेगा भाई? जो बिजनेस उस मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वॉल्व है। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व होता है भाई? टारगेट मार्केट कौन सा है, टारगेटिंग चैनल कौन सा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, पब्लिक कौन सी है, माइक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस कौन कौन से हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो इन सारी इन्वायरमेंट से वो एक इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रॉपरली गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करते हैं, एंड देन दे यूज टू गिव टू द मैनेजर्स। एंड देन मैनेजर क्या करता है, उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करके अपने स्ट्रेटजीज को प्लान करता है, देन इम्प्लीमेंट करता है, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, एंड देन ही यूज टू कंट्रोल एंड इनहैंस। ये पूरा का पूरा क्या है, एंड अगेन वो फीडबैक देगा किसको, MIS सिस्टम को। अगेन वो चीज़ें क्या करेंगे, ये इधर से वेरीफाई करेंगे। यही पूरा कंट्रोल सिस्टम चलता रहता है। दैट इज ओनली योर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब नॉर्मली बात करते हैं कि सर मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है। तो कुछ भी नहीं, मैनेजर्स वो सारी चीज़ें यूज करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। या तो वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस के लिए बुक्स रीड करेंगे, वो न्यूज़पेपर से अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ट्रेड्स, पब्लिकेशंस, टॉकिंग टू कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीटिंग्स विद अदर कंपनी मैनेजर्स, सारी चीजें करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो भाई जहां जहां से इंफॉर्मेशन आ सकता है, दैट इज ओनली इंक्लूडेड इन द मार्केट इंटेलिजेंस। सो बहुत सिंपल है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। लास्टली द मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या भला है? इट इज कोऑर्डिनेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, सिस्टम, टूल्स एंड टेक्निक्स विद सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। ध्यान में रखना, ये सारा चीज तो है ही सही, डेटा, सिस्टम, टूल्स, टेक्निक्स सब तो इस्तेमाल करोगे इसमें, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, आपको उस डिसीजन के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। सो विथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे भी। बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन गैदर्स एंड इंटरप्रेट्स द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द business and environment and turns it into a basis for the marketing action. So भाई ये वो like एक coordinated collection of क्या है, डेटा, सिस्टम, टूल्स एंड टेक्निक्स। एक्स्ट्रा में क्या है, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये प्रोवाइड करेगा, ताकि आप क्या करो, आपको ऑर्गेनाइजेशन इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर करे एंड इंटरप्रेट करे, ताकि आपको डिसीजन लेने में क्या हो जाए, काफी ईजी हो जाए। ओके, एंड मार्केटिंग एक्शन में काफी इजीनेस लेकर आता है। तो भाई ये इतना था बस MDS मतलब मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी।